Students, my name is Saliha Ishfaq. Today we solve exercise 3.3 of class 9th new book. तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है फॉर ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स है। कहता है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। कहता है कि आपको जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा उसके लिए कहता है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। तो क्वेश्चन में भी हमें ए दिया और ए के साथ ही हमने ए का रिलेशन जो है फाइंड करना है। कहता है आल्सो स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। कहता है हर रिलेशन की जो है आपने डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो आपके पास जो है सबसे पहले तो आपके पास ए सेट जो था 1 2 3 4 ये हमने लिखा। अब उसने कहा ए का ए के साथ ही आपने रिलेशन फाइंड करना है। तो ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो आपके पास यहाँ भी ए सेट के एलिमेंट मल्टीप्लाई यहाँ भी ए सेट, क्योंकि सेम आपके पास सेट है। तो अब इसका रिलेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले देखें, आपके पास आपने पहला एलिमेंट पकड़ना है और इसका सेट जो है इन सब के साथ बना देना है। मतलब यहाँ से 1 पकड़े तो 1 का 1 के साथ आपने ऐसे करके तो आपके पास एलिमेंट बन गया। फिर 1 को 2 के साथ आपने लिखना है। फिर उसके बाद 1 को किसके साथ लिखना है, 1 को 3 के साथ लिखना है। ठीक है, दरमियान में भी कोमा लगाते जाना है। उसके बाद इस 1 को किसके साथ लिखना है, 4 के साथ लिखना है। तो अब 1 के साथ आपने सारे एलिमेंट्स लिखे। यहाँ से 1 पकड़ा और इनके साथ आपने अलग-अलग जोड़े बना दिए। अब देखिए यहाँ से 2 पकड़ेंगे तो 2 के साथ यहाँ क्या आएगा 1। तो आपने कैसे लिखना है 2 वाओ 1। उसके बाद फिर 2 को 2 के साथ करना है आपने, 2 का 2 के साथ। फिर 2 का उसके बाद किसके साथ बनाना है, 3 के साथ। फिर 2 का इसके बाद किसके साथ बनाना है, 4 के साथ। अब 2 भी आपका यहाँ 4 तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अगला एलिमेंट पकड़े, 3 पकड़ लिया। अब 3 का सबसे पहले हम लोग किसके साथ, 1 के साथ बनाएंगे। फिर 3 का हमने 2 के साथ। फिर 3 का हमने किसके साथ बनाना है, 3 के साथ। नेक्स्ट फिर हमने 3 का जो है किसके साथ बनाना है, 4 के साथ। ठीक है, अब 3 भी कंप्लीट। अब 4 पकड़े तो 4 का हमने जो है 1 के साथ। फिर 4 का हमने पेयर किसके साथ बनाना है, 4 का हमने 2 के साथ। फिर आपने 4 का जो है 3 के साथ, 4 का 3 के साथ। और फिर हमने 4 का 4 के साथ। तो ये आपका रिलेशन बन गया है ए का ए के साथ। ठीक हो गया। अब पहले वाला आपको क्या देता है पार्ट, कहता है कि आपके पास सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्स वाई एलिमेंट्स हों और वाई बराबर हो एक्स की। मतलब वाई और एक्स की कीमत आपके पास बराबर हो। तो देखिए सेट में कहाँ कहाँ वाई और एक्स की कीमत बराबर होगी। ये देखिए एक्स भी 1 और वाई भी 1। तो पहला आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप 2 2 का आपके पास हो जाएगा, 3 3 का हो जाएगा। उसके बाद 4 4 का आपके पास जो है पहले वाला जो रिलेशन है वो बन जाए। तो हमने लिख लिया कि हमारे पास जो है पहले वाले रिलेशन में R1 में हमारे पास 1 1, आपके पास x की कीमत भी 1 y की भी 1, मतलब सेम आपके पास कीमतें हैं। तो आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 हमने यहाँ से दे के लिख ली हैं। अब कहते हैं उनकी डोमेन और आपने क्या बताना है, रेंज बतानी है। तो डोमेन में आपके पास पहला एलिमेंट आता है, यहाँ 1 पहला एलिमेंट है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो आपके पास डोमेन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आपके पास क्या आ गया डोमेन में। अब रेंज में आपके पास कौन सा आएगा, रेंज में आपके पास दूसरा एलिमेंट वाई की जो कीमतें हैं ना हमारे पास ये वाली आएंगी। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ रेंज भी आपकी क्या हो गई, 1 2 3 4 5 आपके पास इसकी क्या बन गई, रेंज बन गई। अब सेकंड वाला आपके पास सेट है। तो इसको अगर हम लोग R2 के फॉर एग्जांपल नाम देते हैं तो उसमें कहते हैं एक्स वाई एलिमेंट्स होने चाहिए और वाई प्लस एक्स करें। तो प्लस में चाहे पहले एक्स भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं था पढ़ना, एक्स प्लस वाई करें तो आंसर आपके पास 5 आए। तो देखते हैं किस से आंसर 5 हमारे पास बनेगा। देखिए अगर क्या करते हैं 1 + 1 करेंगे 2 बनता है, यहाँ से 3, यहाँ से 4। तो पहला आपके पास ये वाला है, 1 + 4 करेंगे तो 5 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, 1 + 4 से भी बनेगा, 2 में 3 जमा करें तो फिर भी आपके पास 5 बनता है। तो ये लिखते जाते हैं। हमारे पास है R2 दूसरा रिलेशन। इसमें हमारे पास पहला एलिमेंट है 1 4। फिर आपके पास दूसरा आपको मिलेगा 2 3। इसके बाद 3 वाले में कौन सा मिलेगा, ये आपके पास 3 में 2 जमा करें तो फिर 5 होता है। उसके बाद 4 1 आपको मिलेगा। तो आपके पास आ गया 3 2, यहाँ से भी आपके पास इक्वल टू मतलब 5 आपके पास आंसर आना चाहिए और 4 1 आपके पास। ठीक है, तो अब जो है R2 रिलेशन हमने बना लिया। अब हमने इसकी क्या क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। तो डोमेन ऑफ R2, डोमेन में पहला एलिमेंट 1 2 3 4। तो डोमेन में हमारे पास आ गया 1 2 3 और 4, 4 आपके पास एलिमेंट्स आ गए। अब हमने इसको बतानी है रेंज। तो रेंज ऑफ R2, रेंज में दूसरा एलिमेंट 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो मतलब 1 2 3 4 आपके पास इसमें सारे ही एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 आपके पास।
ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई इसकी डोमेन, और ये क्या है इसकी रेंज 1 2 3 4 आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, कहते हैं उसमें एक्स वाई वाले एलिमेंट्स होने और एक्स प्लस वाई करें तो उसकी वैल्यू छोटी हो 5 से, ठीक है। अगर तो आपके पास यहाँ ये एक छोटी सी इस तरह की लगा देता ना लाइन से, तो फिर आप 5 तक भी ले सकते थे, मतलब 2 वैल्यूज जिनको प्लस करें तो 5 का आंसर है। तो यहाँ नहीं लगाया हुआ, तो मतलब 5 बड़ा है, 5 से छोटी आपके पास कौन कौन सी, यहाँ 1 बनना चाहिए या 2 या 3 या 4 बनना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास देखिए 1 1, तो यहाँ से 2 आएगा, 2 जो है 5 से छोटा है, 1 2 लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 वाकई छोटा है 5 से। 1 4 करेंगे तो फिर भी आपके पास 1 3 करेंगे तो आपके पास 4 बनेगा, 4 भी 5 से छोटा है। अच्छा उसके बाद 1 का एक ही बस रह गया, 1 और 4 रह गया हुआ, तो 1 में 4 ऐड करेंगे वो तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर का उसने साइन नहीं ना दिया हुआ, आपने 5 से छोटी वैल्यूज लेनी है। उसके बाद 2 वाले में अगर मैं आप लोगों को यहाँ से चेक करवाऊँ तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 5 से छोटा है, ये भी आप लेंगे। फिर 2 + 2 4 है, ये भी 5 से छोटा है, ये भी आप लेंगे। फिर 2 + 3 5 बन जाए, तो फिर उसके बाद वाले 2 वाले आपने नहीं लेने। फिर 3 वाले चेक करें, 3 + 1 4 देगा और ये आप लेंगे, 3 + 2 5 देगा, तो मतलब यहाँ से आप अपने 3 वाले भी लेने। अब 4 वाले चेक करते हैं, 4 + 1 करेंगे तो 5, तो ये भी बड़ा हो जाना है, आपने 5 से छोटा लेना है, तो ये आप 4 वाला कोई भी नहीं लोगे, ठीक है। तो ये मैंने जो है देख के सेट लिख दिया किन किन 2 वैल्यूज़ को हम लोग प्लस कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है। अब हमने डोमेन बतानी है, डोमेन में पहला एलिमेंट आता है 1 1 1, 3 दफ़ा 1 है, लेकिन डोमेन और रेंज जब लिखे ना तो एक चीज़ जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट हो आपने लिखनी है एक दफ़ा, ये तो मतलब 1 तो आएगा आपके पास। उसके बाद 2 2 3, तो मतलब एक 2 आ जाएगा और एक आपके पास क्या आ जाएगा 3, तो ये आपकी डोमेन होगी। अब रेंज चेक करते हैं 1 2 3, तो ये तो पहले लिखते हैं 1 2 3, इसके बाद फिर 1 आ रहा है जो कि हमने पहले लिख लिया, 2 भी हमने पहले लिख लिया और 1 भी हमने लिख लिया, तो ये इसकी क्या हो गई रेंज हो गई। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 4, इसमें कहता है कि x + y 2 वैल्यूज़ को प्लस करो और आंसर बढ़ाए 5 से। तो देखते हैं वाला किसमें हमारे पास आंसर जो है बढ़ाएगा। अगर 1 वाली चेक करते हैं 5 से बढ़ाना चाहिए, तो 1 को 4 तक चेक करेंगे तो यहाँ 5 आपका बनना है, यहाँ से 2 बनेगा, यहाँ से 3 4 5, तो 1 वाला तो लेंगे। अगर यहाँ से देखिए 2 + 1 3 देगा, यहाँ से 4 बनेगा, यहाँ से 5 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले आप 2,4 लोगे, तो 2 में 4 प्लस करें तो आपको 6 देता है। उसके बाद ये भी नहीं लोगे, ये भी नहीं लोगे, फिर आप 3 3 का लोगे, उसके बाद 3 4 का, और ऐसे ही आपने चेक करना है कि इन 2 वैल्यूज़ को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 5 से क्या आना चाहिए बड़ा, 6 बन जाए, 7 बन जाए, 8 बन जाए, 9 बन जाए, लेकिन 5 भी नहीं बनना चाहिए, 5 से बड़ी वैल्यू बननी चाहिए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी जो है डोमेन लिखनी है, तो डोमेन ऑफ R4, 4 सवाल थे, हमने ये 4 वाला है तो हमने इसको R4 का नाम दे दिया है, ठीक है। और इसके साथ हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, रेंज ऑफ R4। तो देखिए डोमेन में आपके पास क्या क्या आ रहा है, पहला एलिमेंट 2 3 3 4 4 4, तो मतलब 2 एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 3 एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा आप क्या करेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेंज चेक करें, दूसरा एलिमेंट 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ फिर 4 है, यहाँ 2 और 3 और 4, सबसे छोटा एलिमेंट आपके पास 2 है, 2 के बाद 3 उससे बड़ा एलिमेंट है रेंज में, और उसके बाद आपके पास 4 है, तो तरतीब से आपने लिख देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। कहते एक होता है रिलेशन होता है और एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो कहते हैं कौन कौन सा आपके पास यहाँ फंक्शन बन रहा है और किस टाइप का है। आपके पास इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, 1 1 है, फंक्शन के आगे से टाइप्स हैं। तो यहाँ 4 है आपके पास है, मैं चारों को ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले वाले आपके पास डायग्राम जो हमें नजर आ रही है, एक बात याद रखनी है, फंक्शन के लिए जो पहला है आपके पास सेट है ना, जिसमें हम इनपुट देते हैं, जो आपके पास पहला सेट होता है ना, इसमें से एक वर्ड से 2 चीज़ें, 2 आपके पास एरो नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। यहाँ से नहीं निकलने चाहिए, यहाँ बेशक मतलब ये देखें, ये आपके पास 1 एक साथ गया है तो 2 भी एक साथ, यहाँ बेशक 2 एरो किसी एक लफ्ज़ के साथ हो जाए, लेकिन यहाँ नहीं होने चाहिए पहले सेट में, ठीक है। तो आपके पास 1 से 2 इनपुट्स निकलने हैं, 2 इनपुट्स आपके पास डोमेन जो ए सेट है, इसको चले नाम ही दे लेते हैं। इस सेट में से 2, एक लफ्ज़ से 2 आपके पास लाइनें नहीं थी निकलनी चाहिए, 2 इनपुट्स नहीं निकलनी चाहिए। तो यहाँ आपके पास निकल रही हैं, तो आपने बस पहले क्या लिख देना है, आपने लिख देना है कि फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फंक्शन के लिए शर्त क्या थी कि एक से जो है
आपके पास एक ही इनपुट निकले, दो नहीं निकलनी चाहिए। इसी तरह का उसने क्वेश्चन नंबर जो है ना आपको 4 दिया हुआ है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ जो है L से सिर्फ एक इनपुट निकल रही है, M से भी जो है आपके पास एक ही इनपुट निकल रही है और N से भी एक निकल रही है। यहाँ मैंने आपको बताया बेशक आपकी दो हो जाए, लेकिन स्टार्ट मतलब ये पहले फंक्शन में से दो लाइनें नहीं निकलनी चाहिए। तो ये जो है ये फंक्शन है, लेकिन वो वाला आपके पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें एक से दो आपके पास इनपुट्स निकल रही थी। ठीक है, एक से दो लाइनें बाहर निकल रही थी। तो आपने फर्स्ट वाला बता दिया। अब सेकंड वाले में देखें, सेकंड वाले में आपके पास जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन बनना है। क्योंकि इसमें 1 1 बाइजेक्टिव के लिए आपके पास दो शर्तें होती हैं। देखें, ये पहले सेट के एलिमेंट जो होते हैं ना, इसको अगर हम ए सेट का नाम दे रहे हैं, इसको बी सेट का नाम दे रहे हैं, तो ये आपके पास रेंज है। ठीक है, रेंज, ये वाले एलिमेंट्स जो है ना रेंज में आते हैं। पहले सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, रेंज होते हैं, और दूसरे के आपके पास आपको पता है डोमेन होते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर जो सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड समझने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए ये आपके पास सेट ए है और ये आपका सेट बी है। अब पहले एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी जब मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाया तो हम लोग कह रहे थे वो डोमेन है, और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हम लोग रेंज बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं आपके पास डोमेन वाले एलिमेंट्स कहलाएंगे और इसके आपके रेंज वाले एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास ए से सिर्फ एक इनपुट निकल रही है। ठीक है, ए जो है सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जाके मिल रहा है, बी जो है एक अलहदा के साथ, सी जो है एक अलहदा के साथ। तो ये 1 1 है कि हर एक का एक अलहदा जो है आपको बी वाले सेट में नज़र आ रहा है। ये नहीं कि ए इसके साथ भी हो गया है, इस तरह का काम नहीं है, या 1 जो है इसके साथ है, नहीं, हर सेट का आपको अलहदा 1 1 आपके पास ये जो फंक्शन है ना ये है। दूसरी बात, आपके पास अगर आपके पास फंक्शन जो है 1 1 हो जाए, मतलब हर एक के लिए इसमें और इसमें अलग एलिमेंट्स हों, एक ये चीज़ हो जाए, दूसरी चीज़ ये हो, इसको मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डोमेन सेट की। ठीक है, तो ये रेंज है आपके पास। रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, रेंज में जिसके साथ ये मैपिंग हुई होगी, जिसकी तरफ ऐड आया होगा, तो 1 3 और 5 तीन एलिमेंट्स हैं रेंज में। और सेट भी में तो देखें ना 1 3 और 5 है, कोई और एलिमेंट तो नहीं लिखा हुआ। तो रेंज जो है आपके पास पूरा सेट बी ही है। तो जब रेंज और सेट बी दोनों बराबर हो जाएं तो फिर आपके पास ये फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। कौन सा होता है, बाइजेक्टिव। ठीक है, रेंज और सेट भी बराबर होने का मतलब है कि ऑन टू फंक्शन है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेना कि आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आपने कहना जो 1 1 हो, जिसका मतलब हर एलिमेंट एक अलहदा एलिमेंट के साथ उसकी मैपिंग हुई हो। और दूसरा ये कि बी सेट में से मतलब रेंज जो है आपके पास वो बी सेट के बराबर हो। अगर इस तरह नहीं समझ आती तो बी सेट में से कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं बचना चाहिए। मतलब यहाँ 4 भी होता और 4 के साथ तो यहाँ आके कोई एरो लगा ही नहीं है, तो फिर आपके पास रेंज में तो बस 3 एलिमेंट आ रहे हैं जिसके साथ एरो मिलेगा ना, वही बस रेंज है। 1 3 और 5 आ रहा है, और बी सेट में तो आपके पास फिर 1 3 5 4 आ रहा है, तो ये फिर बराबर तो नहीं ना हुए हैं। तो आपने फिर ऑन टू के लिए ये बात उनको समझानी है कि बी ऑन टू के लिए रेंज जो है वो बी सेट के ही बराबर हो। ठीक है, जो रेंज है, और मतलब कि बी सेट में आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके साथ इधर से आके तीर ना लगा हो। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या उसमें मैंने 2 शर्तें बता दी, एक 1 1 हो, इसके अलावा बी सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए जिसके साथ ये इनपुट आगे जो है लगी ना हो। ठीक है, तो आपने लिख देना फिगर 2 शोज आर फंक्शन, ये फंक्शन ही है। ठीक है, फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से किसी एक एलिमेंट से 2 तीर तो निकल नहीं रहे हैं। कहता है एंड इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 है, अलग सबकी है, और इसके अलावा बी सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव वो होता है जो 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, ये जो रेंज मैंने बताया रेंज इक्वल सेट भी, ये ऑन टू फंक्शन की शर्त होती है। तो आपने इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, आपने सीधा ये रखना है अलग मिल रहे हैं, दूसरा बी सेट में कोई नहीं बच रहा, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद आपके पास थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला मुझे आप बताएंगे। देखिए 1 के लिए अलहदा निकल रही है, 2 के लिए अलहदा, 3 के लिए अलहदा, तो ये 1 1 तो आपके पास फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए ए आपके पास जो सेट बी है, ये आपके पास ए है और ये बी है। यहाँ कोई एलिमेंट बच तो नहीं रहा जिसके साथ ये तीर आके ना लगा, नहीं ना बच रहा है, तो ये आपके पास ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये आपके पास मतलब ऑन टू क्यों है, क्योंकि रेंज जो है वो सेट बी के बराबर आ रही है, तो ये भी आपके पास जो है वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपने कहना फिगर 3 शोज आ फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब आपके पास एक और रह गया हुआ है। देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि इस वाले सेट में से 2 तीर नहीं निकलने चाहिए। यहाँ बेशक देखें अब एल भी एक्स की तरफ जा रहा है और एम भी जो है वो आपके पास किसी तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है।
तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास सेट बी में कोई एलिमेंट बच जाता है, जैसे ये वाई बच गया, उसके साथ कोई नहीं इधर से आके एरो लगा हुआ, तो अगर सेट बी में कोई आपके पास बच जाए, मतलब कि ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है। अब रेंज जो है, रेंज और एक हम पढ़ रहे हैं सेट बी, तो रेंज में तो आपके पास वही एलिमेंट आएगा जिसके साथ एरो आके लगा है, एक्स और जेड आएगा। यहाँ आपके पास क्या आएगा, एक्स और जेड वाला एलिमेंट्स आएगा। और सेट बी में कौन सा, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, एक्स भी है, वाई भी है और जी भी है। तो आपके पास जो है ये क्या हो गया, सुपर बड़ा सेट बन गया हुआ। तो जब रेंज जो होती है वो क्या होती है, सब सेट होती है सेट बी की, तो वो आपके पास कौन सा होता है, इनटू फंक्शन होता है। अगर इस तरह नहीं समझ आती तो आपने बस ये याद रख लेना है कि अगर बी सेट में कोई एलिमेंट बच गया ना तो इसका मतलब वो इनटू फंक्शन है आपके पास। तो आपने कहना है फिगर 4 शोज अ फंक्शन विच इज इनटू फंक्शन। क्यों इनटू फंक्शन है, क्योंकि 4 के साथ यहाँ से आगे कोई एलिमेंट मिला ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। लेकिन दो चीज़ें आपने याद रखनी है, अगर 1 1 है और उसके साथ बी सेट पूरा ही मैप हो गया तो फिर आपके पास वो बाइजेक्टिव है। अगर तो आपके पास जो है बी में कुछ बच गया है तो फिर वो इनटू है। और अगर आपके एक पहले वाले सेट में से 2 इनपुट्स निकल रही हैं तो वो फंक्शन नहीं है, वो क्या है, वो आपका रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ़ जी ऑफ एक्स, जी हमें एक्स का फंक्शन दिया हुआ है जो कि 3x + 2 के बराबर है और एज ऑफ एक्स जो है x² + 1 के बराबर है। कहते हैं देन फाइंड। अब हमें कुछ क्वेश्चन देगा, यहाँ जी ऑफ एक्स वाला यूज़ किया उसने। ठीक है, जी और एक्स की जगह उसने 0 रखा है। तो आपने सबसे पहले कहना है गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इसके बराबर है 3x + 2 के बराबर। अब क्या कहता है कि ये एक्स की जगह आपने 0 रखना है, तो आपने यहाँ लिख देना है व्हेन x = 0। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दिया। तो मैंने यहाँ भी 0 पुट कर दिया और इसकी जगह भी 0 पुट कर दिया। और ये +2 आपका ऐसे ही 3 0s are 0 और +2 आपका ऐसे ही 0 में +2 करें तो आपको क्या देगा, 2 आंसर देगा। फिर नेक्स्ट वाला आपके पास है, नेक्स्ट भी जी में है, तो जी और एज वाला फंक्शन हमें दिया, हमने बस जी ऑफ एक्स वाला ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि सवाल में जी बस यूज़ हो रहा है। अब कह रहे हैं एक्स की जगह आपने -3 रखना है, तो हमने कहना है पुट x = -3। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, -3 जो है वो रख देना है। तो 3x की जगह यहाँ भी -3 + 2 आपके पास आ गया। अब देखिए प्लस माइनस आपके पास क्या आ गया, -3 3s are 9 और ये +2 आपका ऐसे ही। अब माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या देगा, -7। ठीक है, 9 में से 2 निकालें 7 और साइन बड़ी रकम वाला, बड़ी 9 है तो वही आपके पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर जो है 3, वो भी हम लोग वैसे ही हल करेंगे। जी ऑफ x = 3x + 2 आपके पास, x की जगह आपने क्या करना है, 2/3 रखना है। तो हमने कहा पुट x = 2/3। तो हमारे पास क्या आएगा, जी ऑफ x की जगह रख दिया 2/3, यहाँ भी x की जगह आपने क्या रखना है, 2/3 + 2। अब देखिए 3 से आपका कट जाएगा तो पीछे 2 + 2 आप करेगा, 2 में 2 ऐड करें तो आपको क्या आंसर देगा, 4। तो यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, उसमें एज दिया हुआ है। तो एज की वैल्यू हमारे पास उसने क्या गिवन की हुई है, एज ऑफ एक्स उसने हमें दिया हुआ है x² + 1। अब देखिए x की जगह आपने क्या पुट करना है, 1। तो हमने लिखा पुट x = 1। तो हमारे पास आएगा एज × 1 यहाँ भी x की जगह 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर + 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा और ये +1 भी आपका ऐसे ही 1 + 1 करेंगे तो आपको कितना आंसर देगा, 2। और यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एज ऑफ -4। तो आपने पहले एज ऑफ एक्स लिखना है। एज ऑफ एक्स हमारे पास है x² + 1। ठीक है, तो अब x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, यहाँ से देखिए क्या पुट करना है, -4। तो हमने कहा पुट x = -4। तो एज ऑफ -4 x की जगह यहाँ भी -4 पुट करें तो -4 का स्क्वायर + 1। अब देखिए 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आपको देगा, 16 + 1 और 16 + 1 करेंगे तो आपके पास 17। 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया और ये +1 आपका ऐसे ही, और इन दोनों को प्लस किया तो आपका क्या आ गया, 17 आ गया। नेक्स्ट आपका इसका पार्ट नंबर जो है 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या उसने गिवन किया, एज ऑफ -1/2। तो हमने सबसे पहले एज ऑफ x लिखा, वो आपके पास क्या है, x² + 1 था। ठीक है, तो हमने कहा व्हेन x = क्या पुट करना है, पहले -1/2 तो -1/2। तो आपके पास क्या बनेगा, एज ऑफ -1/2
इज इक्वल टू, इस x की जगह भी -1/2 पुट करना है, -1/2 का स्केयर +1। अब स्केयर खोल लें, आपको पता है इवन पावर हो तो माइनस वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 4 बन जाएगा +1। अब एलसीएम कैसे लेना है, देखें एक के नीचे आपके पास रकम है लेकिन दूसरे के नीचे नहीं ना, तो जो एक है वही आपके पास एलसीएम आएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 है 1 टाइम आएगा, उस 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जार 1 होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो आपने इस 4 को डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 + 1 कितना होगा 5/4। आपके पास क्या है इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक था। अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, कहता है गिवन दैट, दिया कि उसने हमें f(x) की वैल्यू दी हुई है और बताया है कि मैंने f(x) में जो a और b लिया हुआ है ना ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो कहता है वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स, कहता है इफ़, ये हमें इसने फंक्शन दिया हुआ है, हमने सोल्यूशन के बाद फंक्शन ये लिख लिया। अब कहते हैं करना क्या है, अगर आप f(x) की जगह 3 रखते हैं तो आपको आंसर 8 देगा। पहले हमसे आंसर निकलवा रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब 4 में कह रहा है कि अगर आप f की जगह 3 रखते हो तो आपने इक्वल उसको रखना है 8 के। तो ये चीज़ पहले देखते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने f(x) लिखा, अब हमने x की जगह क्या रखना है 3 रखना है। तो हमने कहा f की जगह यहाँ x की जगह हमने क्या रखना है 3, तो यहाँ भी x की जगह 3 आ जाएगा। तो हमने पुट कर दिया f(3) इज इक्वल टू a, यहाँ भी 3 रखा प्लस b + 1 आपका ऐसे आ गया। अब उसने कहा था f(3) का आंसर आपने 8 के बराबर बाद में रख लेना है, तो इसकी जगह हम लोगों ने 8 पुट कर दिया, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a बन जाएगा प्लस b + 1 आपका ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए +1 यहाँ कॉन्स्टेंट रकम एक है, तो इसको उठाकर दूसरी साइड पे ले जाओ तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a और b वाली रकम आपकी एक साइड पे और 8 - 1 करेंगे तो आपका आंसर देगा 7। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। लेकिन आपको क्या कहता है कि f(6) इज इक्वल टू 14, x की जगह आपने 6 रखना है तो आपको 14 आंसर देगा। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो फिर आपने a और b की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद अब हमने कहना है व्हेन f(6) इज इक्वल टू 14, तो जहाँ x है वहाँ पे 6 रख देना है। तो यहाँ भी हमने 6 रख दिया, इस x की जगह भी देखें यहाँ मैंने क्या किया a × 6 प्लस b + 1 आपका ऐसे रह गया। अब उसने कहा f(6) जो है आपके पास 14 के बराबर, यहाँ हमने 14 पुट कर दिया, 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a बन जाएगा प्लस आपके पास ये वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही। अब नेक्स्ट देखें यहाँ आपके पास प्लस का 1 है, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। 14 - 1 करेंगे तो आपको क्या देगा 13 देगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास बन गई। अब उसने कहा था कि ये पुट करने के बाद आपने a और b की कीमत निकालनी है। तो अगर नोट किया जाए यहाँ जो है b आपके पास प्लस का है और यहाँ भी आपके पास b प्लस का है, तो इनको अगर हम लोग माइनस कर दें इक्वेशन 1 और 2 को तो b की कटिंग हो जाएगी और आपका a का आंसर आ जाएगा। फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो b का भी निकाल लेंगे। तो हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ऊपर आपने क्या करना है इक्वेशन 1 लिखनी है, 3a + b = 7 और नीचे आपने 6a + b = 13, मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है। अब सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, साइन चेंज इनके करने होते हैं। ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था इसको भी हमने माइनस का कर दिया। प्लस का और माइनस का b आपका कट गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आपके पास आएगा, लेकिन 3 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। और माइनस प्लस माइनस 13 में से 7 निकालें तो आपको 6 देगा और यहाँ भी आपके पास 13 बड़ी रकम है उसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। अब -3 जो है एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, जब दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की इसके साथ कटिंग करें, माइनस माइनस से कट गया और 3 2 ज़ार आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो a की कीमत आपके पास क्या आ गई 2 आ गई, ये इसके साथ कट आपने जब किया, ठीक है। अब a की तो आपके पास वैल्यू आ गई, इसको आपने पुट करना है किसी भी इक्वेशन में कर लें। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू जो है आपके पास जो आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो 3 × 2 प्लस b = 7 आपके पास बन जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा 3 a की जगह आपने 2 प्लस b = 7। इक्वेशन नंबर 1 में बस a की जगह हमने 2 पुट कर दिया। अब 3 को मल्टीप्लाई इसके साथ करें, 3 2 ज़ार 6 प्लस b = 7 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपने 6 जो है इस साइड पे प्लस का है, तो जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 6। तो 7 - 1 करेंगे तो आपको 7 - 6 करेंगे तो आपको आंसर क्या देगा b। तो आपका b का आंसर 1 आ गया और a का आपने आंसर क्या निकालना है 2 निकालना है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 5 है, कहते हैं गिवन दैट g(x) इज इक्वल टू g(x) की कीमत दी हुई है, हमने पहले वो लिखी। कहते हैं वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स,
ए और जो बी है वो कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। कहता है इफ़ जी ऑफ -1 रखते हो तो वो इक्वल टू उसका आंसर 0 आएगा, और जी ऑफ 2 करोगे तो उसका आंसर 10 आएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो आपने ए और बी की कीमतें इनको बता देनी है। और सबसे पहले हमें जी ऑफ एक्स दिया हुआ तो वो हमने लिखा। पहले उसकी कंडीशन क्या की है, जी ऑफ -1 जो है वो 0 के बराबर है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने क्या करना है, -1 पुट कर देना। ठीक है, ये -1 आपने पुट कर देना। जब हमने -1 पुट किया, इस एक्स की जगह भी -1 और इस एक्स की जगह भी -1, और आपने ये सारा लिख दिया। अब जी ऑफ -1 की तो वैल्यू 0 दी हुई है, तो इसकी जगह आपने 0 लिख दिया। ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a देगा, प्लस b प्लस 5 आपका एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास ए जो है नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है, ए और बी दोनों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाओ, तो माइनस का ए है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस का ए, 0 की साइड पे आएगा। ठीक है, फिर प्लस का बी है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का बी, और ये 5 उधर ही पड़ा रहने दे। नेक्स्ट उसने दूसरी में कंडीशन दी हुई थी व्हेन जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, तो कहता है जब जी एक्स की जगह आप 2 पुट करोगे तो वो आंसर आपने 10 के बराबर लेना है। तो हमने यहाँ जो है जी एक्स की जगह 2 पुट किया, यहाँ भी आपने 2 पुट करना है, a इंटू 2 प्लस b प्लस 5 आपके पास जो है बन जाएगा। अब जी ऑफ 2 तो वो आपके पास 10 के बराबर है, तो इसकी जगह आपने 10 रखा, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस b प्लस 5 आपका एज इट इज। ठीक है, अब प्लस का 5 उसको उठा के जब इस साइड पे लेके आओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब आपने ये वाली चीज़ इस साइड पे लिख लेनी है, 10 - 5 करेंगे तो आपको 5 देगा, आपने इस साइड पे लिख लिया। अब आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ b के साथ माइनस का साइन है और यहाँ b के साथ प्लस का साइन है, तो जब डिफरेंट साइन हो तो उनको ऐड करते हैं। तो हमने कहा ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ऊपर मैंने इक्वेशन 1 लिखी है और नीचे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 लिखी है। अब प्लस करना है तो देखिए माइनस और प्लस का जो है ये दोनों क्या हो गए, कट गए, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो 2 में +1 करें तो आपको कितना देगा 3a, और 5 में जो है 5 ऐड करें तो आपको कितना देगा 10। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो 10 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इनकी कटिंग नहीं होती, ये आपका क्या है, एक आंसर। अब इसको आपने किस में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन 1 में सबसे पहले a लिखा हुआ है, तो a की जगह तो हमने 10/3 पुट किया, उसके बाद माइनस b इज इक्वल टू 5 थी, तो a की जगह आपने बस 10/3 लिख लेना है। ठीक है, अब माइनस का b है तो b को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और ये 10/3 इधर ही पड़ा हुआ है, 5 को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, तो ये माइनस का 5 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 3 एलसीएम आएगा, ऊपर 10 - 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इज इक्वल टू आपका b बन गया। ठीक है, ये 15 आपका। अब 10 - 15 आप करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 10 में से 15 निकालें तो माइनस का 5, मतलब 15 में से 10 निकालें तो 5 आएगा, और साइन बड़ी रकम वाला, और नीचे आपके पास 3 आएगा, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -5/3 आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, कहता है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 1, हमें जो है गिवन फंक्शन किया हुआ है। ठीक है, मैंने सोल्यूशन के बाद लिख दिया। अब कहता है इफ़ f ऑफ x, मतलब x की जगह आप कोई और वैल्यू नहीं, आपने बस f ऑफ x को 32 के बराबर ले आना है, तो फिर बराबर रखना है, तो फिर x की वैल्यू फाइंड करें। तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमने कहा f ऑफ x किसके बराबर है, 32 के, तो इसकी जगह आपने 32 पुट कर दी, बाकी आपने वैल्यू वैसे रहने देनी। अब प्लस का 1 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 1, और ये 5x आपका उधर ही रह गया। 32 - 1 करेंगे 31 देगा, और इक्वल टू 5x आपका ऐसे ही आया। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 31 वाली साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 31/5 आपका क्या है, x का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कंसीडर द फंक्शन। फंक्शन मैंने आपको दिया हुआ है c(x² + d) दिया हुआ है, वेयर c एंड d आर कॉन्स्टेंट, ये c और d कॉन्स्टेंट्स हैं। कहता है इफ़ f ऑफ 1 जो है वो 6 के बराबर हो, एक दफ़ा आपने x की जगह 1 यहाँ पुट करना है, फिर इक्वेशन बनानी है, और एक दफ़ा आपने x की जगह 2 पुट करके तो फिर इक्वेशन बनानी है। तो कहता है फिर आपने क्या करना है कि देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ c एंड d, c और d की कीमतें हमें बतानी है। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ से देखे ना, यहाँ से देखे f ऑफ x लिखा, वो मेरे पास क्या है, c(x² + d) के बराबर है। पहली शर्त उसकी क्या थी, f ऑफ 1 जो है वो आपने 6 के बराबर लेना है। तो चलें, मतलब x की जगह आपने 1 पुट करना है, तो इसमें पुट करें हैं x की जगह, यहाँ x की जगह 1 आ गया, c यहाँ भी x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस d आपके पास बन गया। अब 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास c ही आना, और ये प्लस d। और उसने कहा था f ऑफ 1 जो वो 6 के बराबर, तो ये f ऑफ 1 है, इसको हमने 6 के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब इसको अरेंज करें तो c + d आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 6 के, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट दूसरी शर्त हमें क्या दी हुई थी इस पेपर में, कहता है f ऑफ 2 जो है वो आपने 10 के बराबर लेना है। तो नेक्स्ट हमने लिखा व्हेन, मार्कर से ही यूज़ कर लेते हैं, व्हेन हमारे पास जो है व्हेन f ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 हमारे पास हो,
तो जब यहाँ हम लोग x की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू c, और x की जगह यहाँ भी 2 रखा है, 2 का क्या है, स्क्वायर है, प्लस d आपके पास। तो देखें f ऑफ 2 जो है वो तो 10 के बराबर, इस साइड पे तो 10 आ गया, और 2 पावर 2 खोलेंगे तो आपके पास 4 आएगा प्लस d। तो 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4c प्लस d आपका ऐसे ही, और 10 को आपने इस साइड पे एक ही स्टेप में तरतीब लगा ली है, पहले मल्टीप्लाई करने और फिर करने आपकी अपनी मर्जी है। अब ये भी इक्वेशन जो है प्लस के साइन के साथ है, ये भी इक्वेशन प्लस के साइन के साथ है, तो इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ लिख लेना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो पहले ऊपर हमने इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 1 है c प्लस डी इज इक्वल टू 6, तो ये हमने लिखी, और फिर नीचे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि इनके साइन चेंज कर दो, तो ये तीनों प्लस के साथ है, इनके साइन हमने चेंज कर दी। अब प्लस का डी और माइनस का डी आपका कट गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने सी आ जाएंगे, -3c आपके पास आएगा, ठीक है। साइन बड़ी रकम वाले लगाना है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास माइनस का 4 आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए -4 आपका ये, और ये -3 साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस से माइनस काट गया, और आपका सी का आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 आपका जो है वो सी का आंसर आ जाएगा। अब ये जो सी का आंसर है इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में c प्लस डी इज इक्वल टू 6 है, तो c की जगह हम लोगों ने पहले पुट किया 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे ये जो है एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका 3 बनेगा। यहाँ चले मैं नीचे आपको बता देती हूँ, यहाँ आपको देख के समझ थोड़ी जल्दी आ जाएगी। 3 आपका ये ऊपर 4 आएगा, और 3 को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 6। अब 3 जब दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 18 बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3d इज इक्वल टू 18। अब 4 प्लस का दूसरी साइड पे इसको भी उठा के ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस 4 आपके पास, तो 3d इज इक्वल टू, अब 18 में से जो है आपने 4 माइनस करने हैं तो आपके पास कितना आएगा, 14 आएगा, तो हमारे पास 14 आ गया। नेक्स्ट जो है 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास डी का आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर कहीं मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई मसला हो तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ जो है जब भी चैनल पे आए पहले उसको सब्सक्राइब किया करें, उसके साथ लाइक भी किया करें।